नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में और हम उपस्थित हैं आपके लिए बाल विकास के इस महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में जो कि यूपी टेट और सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथियों, जैसा कि हम लोगों ने अभी हाल ही में प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व किए हैं, आपको बताए हैं। कुछ जो टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो वो जो बीच-बीच में रह गए हैं तो उन्हें हम बताएँगे आपको कि ये टॉपिक छूट गए हैं। तो वो टॉपिक भी हम लोग कवर करते चलेंगे और साथ में अब हम प्रैक्टिस सेट भी कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए साथियों, देखते हैं हम आज का वीडियो। तो सबसे पहले जो इसमें है वो क्या है, प्रेक्षणात्मक अधिगम है और जिसे हम बंडूरा का सामाजिक अधिगम भी कहते हैं। और बंडूरा का पूरा नाम क्या था? अल्बर्ट बंडूरा। क्या था? अल्बर्ट बंडूरा था। और इनसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। क्या क्वेश्चन? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है ना? क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आपको याद रखना है, किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा का। तो साथियों, जो ये वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो सभी को अंत तक वीडियोज देखने हैं ताकि कोई भी टॉपिक कहीं से आपका छूटने ना पाए, है ना? पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाए और अगर कोई प्रश्न पूरे टॉपिक से कहीं से भी पूछे जाने की संभावना बनती है, तो वो आप टैकल कर सकें। तो जैसा कि हम लोग आगे देखेंगे अब, बंडूरा का सामाजिक अधिगम है क्या? ठीक है ना? तो देखते हैं साथियों, प्रेक्षणात्मक अधिगम दूसरों का प्रेक्षण करने से घटित होता है। ठीक है ना? क्या होता है? इसमें हम दूसरों का प्रेक्षण करते हैं और सबसे पहले जो जब प्रेक्षण किया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? अनुकरण करना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे अनुकरण करना कहा जाता था। और जो अल्बर्ट बंडूरा, ठीक है, इनका पूरा नाम मैंने अभी आपको बताया, को प्रेक्षणात्मक अधिगम का प्रवर्तक माना जाता है। और इसे कभी-कभी क्या कहा जाता है? सामाजिक अधिगम भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? ये चीज़ भी तो समझना चाहिए आपको। क्योंकि प्रेक्षणात्मक अधिगम में व्यक्ति समाज से सीखता है ना? समाज से सीखता है, सामाजिक व्यवहारों के बारे में जानने की कोशिश करता है। ठीक है ना? तो अब इसके बाद जब हम दूसरों के व्यवहार का प्रेक्षण करते हैं, तो उनकी तरह ही हम व्यवहार करने लगते हैं, ठीक है? और इस प्रकार के अधिगम को हम क्या कहते हैं? मॉडलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडलिंग कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अल्बर्ट बंडूरा ने जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया, उसमें मॉडलिंग क्या है? तो मॉडलिंग क्या है? जब हम दूसरों के व्यवहार का प्रेक्षण करते हैं, तो उनकी तरह ही व्यवहार करने लगते हैं और इस प्रकार के अधिगम को हम क्या कहते हैं? मॉडलिंग कहते हैं। ठीक है ना? जैसे आपने देखा होगा मॉडलिंग के लिए कि जो फैशन डिजाइनर होते हैं वो क्या करते हैं? शो करते हैं, है ना? मॉडलिंग शो किया करते हैं। आपने मोबाइल में भी देखा होगा, टेलीविज़न में भी देखा होगा। तो वैसे इस प्रकार का परिधान पहनकर रैंप वॉक होता है उसमें। तो उसमें लड़कियाँ भी होती हैं और पुरुष भी होते हैं, लड़के भी होते हैं। तो वही चीज़ इसमें देखिए लिखी भी हुई है, फैशन डिजाइनर विशेषतः लंबी, सुंदर, गरिमा युक्त नवयुवतियों और लंबे आकर्षक नवयुवकों को अपने बनाए परिधानों को लोकप्रिय बनाने के लिए नियुक्त करते हैं, ठीक है? और लोग इन आदर्श लोगों का अनुकरण भी करते हैं। तो यही क्या होता है? मॉडलिंग कहलाता है। अब इसके बाद बंडूरा का प्रयोग और बोबो डॉल, ठीक है? क्या है? बोबो डॉल। इन्होंने प्रयोग क्या किया वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। तो बंडूरा ने सामाजिक अधिगम को समझने के लिए एक प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? बच्चों को 5 मिनट की एक फ़िल्म दिखाई गई, जिसमें एक कमरे में बहुत सारे खिलौने रखे थे और एक बहुत बड़ा-सा गुड्डा जिसे बेबी डॉल कहते हैं, वो भी था, है ना? जब एक लड़का क्या होता है कमरे में प्रवेश करता है और बड़े खिलौने के प्रति क्रोध प्रदर्शित करता है, ठीक है? एक लड़का क्या करता है कि कमरे में प्रवेश करता है, वो जैसे ही गुड्डे को देखता है, तो वो क्रोध प्रकट करने लगता है उसके ऊपर। तो कुछ पसंद भी उसे करते होंगे, है ना? और कुछ बच्चे उसमें ऐसे भी होंगे, जो ना तो उसे पसंद करते होंगे, ना उससे क्रोध करते होंगे। हर प्रकार के बच्चे होंगे ना उसमें। तब फिर बंडूरा ने क्या किया, इस घटनाक्रम के आधार पर
3 फिल्मों में तैयार किया, है ना? ये जो घटनाक्रम है 3 अलग-अलग रूपों में 3 फिल्मों में तैयार किया गया या 3 रूपों में तैयार किया गया। अब जो 3 रूप कौन से थे? तो सबसे पहले जिसमें आक्रामक व्यवहार करने वाले लड़के को क्रमशः पुरस्कृत किया गया, ठीक है? फिर इसके बाद दंडित किया गया और ना पुरस्कृत ना दंडित किया गया, ठीक है ना? मतलब जो आक्रामक व्यवहार करता है, उसको क्या किया? पुरस्कृत किया गया, ये बाँटा, फिर इसके बाद दंडित किया गया, ये तैयार की और ना पुरस्कृत ना दंडित किया गया, ठीक है? तो उससे निष्कर्ष क्या निकला कि जिन बच्चों ने खिलौने के प्रति आक्रामक व्यवहार को पुरस्कृत होते देखा, वे खिलौने के प्रति सबसे अधिक आक्रामक थे, है ना? मतलब जब बच्चों ने देखा अरे यार इसने क्या किया, इसने तो क्रोध किया इस पर, है ना? और फिर भी इसे पुरस्कार मिला, तो हम भी क्रोध करेंगे, है ना? तो वे क्या करते हैं खिलौने के प्रति और ज़्यादा आकर्षित हो जा वो आक्रामक हो जाते हैं, है ना? तो यही बंडूरा ने अपना प्रयोग किया और उससे क्या किया निष्कर्ष निकाला। इसके बाद जो प्रेक्षण अधिगम होता है या प्रेक्षणात्मक अधिगम होता है, इसके 4 प्रमुख तत्व कौन-कौन से होते हैं? यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये तत्व हैं, आप देखिए सबसे पहला अवधान, ठीक है ना? और जो अवधान है, तो प्रेक्षण विधि से सीखने के लिए सीखने वाले का मॉडल पर ध्यान देना आवश्यक है। मतलब जो व्यक्ति सीख रहा है, तो उसे उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। इसके बाद स्मृति, सीखने वाले का मॉडल ने क्या किया है, उसका स्मरण रहना भी आवश्यक है ना? अनुकरण अब अनुकरण क्या अधिगमकर्ता के लिए आवश्यक है कि उसमें मॉडल की क्रियाओं को अनुकरण करने की योग्यता हो। जो हम मॉडल करवाएँ उससे तो उसका अनुकरण भी करे वो। अभिप्रेरणा अधिगमकर्ता में क्रिया करने की पर्याप्त इच्छा होना भी आवश्यक है। तो ये जो प्रेक्षणात्मक अधिगम होता है, इसके 4 तत्व कौन-कौन से हैं? एक बार इसको मैं लिख कर भी आपको बता देता हूँ। तो पहला है अवधान, क्या है? पहला अवधान, दूसरा क्या है? स्मृति, क्या है साथियों? स्मृति। फिर इसके बाद क्या है? अनुकरण, क्या है? अनुकरण और फिर इसके बाद क्या है? अभिप्रेरणा, क्या है? अभिप्रेरणा। तो ये 4 क्या हैं? प्रेक्षणात्मक अधिगम के तत्व हैं, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाता है, तो आपसे इस तरीके का भी प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन प्रेक्षणात्मक अधिगम का तत्व नहीं है? तो 3 विकल्प होंगे ये और 1 विकल्प जो नहीं होगा वो दिया होगा और इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन-कौन से प्रेक्षणात्मक अधिगम के तत्व हैं? तो इनमें से 1 या 2 आपके सामने दिए रहेंगे, बाकी 3 नहीं होंगे या 2 नहीं होंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न इसमें बन सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब हम आगे देखेंगे समस्या समाधान। अभी हमने समझा क्या समझा साथियों? अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ठीक है ना? अब हम साथियों क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे समस्या समाधान। क्या देखेंगे? प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या देखेंगे साथियों? प्रॉब्लम सॉल्विंग देखेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है क्या और बालक इसमें किस तरीके से काम करते हैं या हमें किस तरीके से इसमें काम करना है। तो समस्या समाधान तो देखेंगे। समस्या समाधान क्या है? तो साथियों अधिगम के उच्च स्तर में नई परिस्थितियों को समझना, ठीक है? और ज्ञान का उपयोग करना शामिल है। जब हम अधिगम के उच्च स्तर में पहुँचते हैं, तो हमें क्या होता है अपनी परिस्थिति के हिसाब से ढलना होता है, ठीक है? और जो हमें ज्ञान मिला है, उसका हमें उपयोग भी करना होता है, ठीक है ना? और तो उच्च स्तर के अधिगम की प्राप्ति क्या होती है? समस्या समाधान से भी हो सकती है। ठीक है ना? उच्च स्तर का जो अधिगम है, उसकी प्राप्ति समस्या समाधान से भी हो सकती है। मतलब अगर कोई समस्या हमारे सामने आ जाती है, तो सबसे पहले हम उसके बारे में सोचेंगे कि ये समस्या है क्या? उसको समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद उसके तरीके निकालेंगे कि किस-किस प्रकार से इसका हम समाधान कर सकते हैं। है ना? और सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा इसके समाधान का? तो ये इससे भी हम सीख सकते हैं किसी भी चीज़ को, तो ये अधिगम का उच्च स्तर होता है। तो अब देखिए, आगे क्या कह रहा है? व्याख्यान पद्धति से अधिगम की तुलना में समस्या समाधान के माध्यम से जो अधिगम होता है, वो ज़्यादा सार्थक, टिकाऊ और उपयोगी होता है। जैसे कोई व्याख्या कर रहा है किसी चीज़ की, तो आप सुनोगे, कुछ देर बाद भूल जाओगे। लेकिन अगर आपसे ये कह दिया जाए कि इस समस्या का समाधान करो,
तब फिर आप क्या करोगे? उसके बारे में सोचोगे, है ना? और जब आप किसी चीज़ को खुद करके सीखते हैं, तो वो क्या होता है टिकाऊ होता है ना? और आपके लिए उपयोगी भी होता है। क्यों? क्योंकि फिर आप उस चीज़ का प्रयोग दूसरी जगह भी कर सकते हैं, है ना? समस्या समाधान में शिक्षक की भूमिका प्रेरक और मार्गदर्शक की होती है। यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है कि समस्या समाधान में शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? तो समस्या समाधान में साथियों शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? प्रेरक की और मार्गदर्शक की। तो ये आपको ध्यान रखना है। समस्या समाधान में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? प्रेरक की और मार्गदर्शक की। इसके बाद दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक आधार इसका क्या है? तो समस्या समाधान नीतियों की जो जड़ है, वो किसके दर्शन में है? जॉन डीवी। जॉन डीवी एक मनोवैज्ञानिक थे, उनके दर्शन में दार्शनिक भी थे, ठीक है ना? और 1960 में शाह, शेमोन और न्यूवेल, ठीक है, द्वारा प्रदत्त जानकारी प्रक्रियाओं के सिद्धांत ने समस्या समाधान के क्षेत्रों में भी कुछ बल दिया। तो इन 3 वैज्ञानिकों को भी मनोवैज्ञानिकों को याद रखना है कौन-कौन शाह, शेमोन और न्यूवेल। ये 3 मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने भी समस्या समाधान के क्षेत्रों में कुछ शोध किए। फिर इसके बाद गैने, ठीक है, कौन है? गैने ने मानवों में समस्या समाधान की शर्तें या स्थितियाँ प्रदान की, ठीक है। बाहरी परिस्थितियों में जैसे उद्दीपक और आंतरिक परिस्थितियाँ, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने गैने ने भी बताया समस्या समाधान के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको जो मेन चीज़ है, जो जड़ है वो जॉन डीवी और समस्या समाधान किस तरीके से सार्थक, टिकाऊ और उपयोगी होता है, ये शिक्षक की भूमिका क्या होती है समस्या समाधान में, ठीक है। और अ, उच्च स्तर के अधिगम की प्राप्ति किससे हो सकती है? समस्या समाधान से हो सकती है, तो ये आपको याद रखना है। अब पियाजे का जो बौद्धिक प्रतिमान है समस्या समाधान के लिए वो क्या है ये समझते हैं। तो जीन पियाजे ने, अब आपको तो ये पता ही है कि जीन पियाजे ने क्या कौन सा सिद्धांत दिया है? जीन पियाजे ने दिया है साथियों संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्या दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है जीन पियाजे ने। तो इन्होंने समस्या समाधान के बारे में भी कुछ चीजें बताई हैं, तो इसे हम समझते हैं। जीन पियाजे ने क्या बताया कि बच्चे कैसे सोचते हैं, ठीक है? यह समझने के लिए हमारा उनकी समस्या समाधान की योग्यता की ओर देखना ज़रूरी है। मतलब बालक किस प्रकार सोचता है, वो जानने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि बच्चा किसी प्रकार की समस्या का समाधान कैसे करता है ना? ये किसने बताया? जीन पियाजे ने बताया, है ना? और विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं में बच्चे समस्या समाधान के लिए गुणात्मक रूप से भिन्न पद्धतियों का उपयोग करते हैं। मतलब विकास की विभिन्न अवस्थाओं में जब बच्चों के सामने समस्या रखी जाती है, तो वो क्या करते हैं? अलग-अलग पद्धतियों का प्रयोग करते हैं समस्या को समाधान करने के लिए, ठीक है? और 3 मुख्य कारक हैं, जो विचारों में ये गुणात्मक बदलाव लाते हैं। मतलब सबसे पहले वयस्कता या परिपक्वता, आनुवांशिक रूप से नियोजित बदलाव। मतलब जब बच्चा शैशवावस्था में रहेगा, तब उसकी जो समस्या समाधान करने की तकनीक होगी वो दूसरी होगी, क्योंकि उस समय उसका जो मस्तिष्क होगा इतना विकसित नहीं होगा। जब बाल्यावस्था में रहेगा, तब थोड़ा-सा उसके अंदर और समझदारी आ जाती है, तो दूसरे तरीके से वो समस्या समाधान करने को सोचेगा। जब किशोरावस्था में आएगा, तब फिर उसको बहुत ही अच्छे से और तरीके से तर्कपूर्ण ढंग से उसको समाधान करने की कोशिश करेगा। तो वही चीज़ है जो वयस्कता या परिपक्वता है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है समस्या समाधान में। गतिविधि, ठीक है? बच्चा वातावरण के साथ किस प्रकार क्रिया करता है, तो ये गतिविधि के अंतर्गत आ जाएगा। सामाजिक प्रसारण, मतलब साथियों से, अध्यापकों से और अभिभावकों से संवाद किस प्रकार बच्चा करता है, उसमें कैसे समस्या समाधान का प्रयोग करता है। तो ये जो 3 मुख्य कारक हैं, पियाजे ने वो जो बताए, ये आपको याद रखने हैं। समस्या समाधान के वयस्कता, गतिविधि और सामाजिक प्रसारण, ठीक है ना? फिर इसके बाद आगे देखते हैं अब वाइगोत्स्की का सामाजिक सृजनवाद और समस्या समाधान। जो वाइगोत्स्की हैं, इन्होंने क्या बताया? तो भाषा के माध्यम से बच्चों का अन्य बच्चों के साथ संवाद या अन्य लोगों के साथ संवाद उनकी संकल्पनात्मक समझ को गहराई से प्रभावित करता है।
ठीक है ना? और बच्चे क्या करते हैं, अपने से ज़्यादा कुशल अथवा ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति की मदद से सीख लेते हैं और इसे क्या कहा जाता है, विकास सन्निकट क्षेत्र कहा जाता है, ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ज़ेडपीडी। अगर आपसे शॉर्ट में पूछा जाए कि ज़ेडपीडी क्या होता है, आपसे क्या पूछा जाए, ज़ेडपीडी के बारे में कि ये होता क्या है, तो सबसे पहले ज़ोन ऑफ ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसमें होता क्या है कि बच्चे अपने से ज़्यादा, है ना? बच्चे अपने से ज़्यादा कुशल अथवा ज्ञानवान अथवा ज्ञानवान व्यक्ति से सीखते हैं, व्यक्ति से सीखते हैं। तो आपको ये याद रखना है, इसे हिंदी में कहते हैं विकास सन्निकट क्षेत्र। क्या कहते हैं? विकास सन्निकट क्षेत्र कहते हैं साथियों। तो उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी कि जेडपीडी क्या होता है। तो वाइगोत्स्की ने इसके बारे में बताया था। अब इसके बाद समस्या समाधान के चरण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इधर से प्रश्न बनता है। तो समस्या समाधान के चरण में क्या है, बौद्धिक और उच्च बौद्धिक कौशलों के प्रयोग वाली समस्या समाधान विधि में 4 मुख्य चरण होते हैं। कौन-कौन से? सबसे पहले हम क्या करते हैं, समस्या की पहचान करते हैं। फिर इसके बाद समस्या समाधान प्रक्रिया की योजना, की मतलब किस तरीके से समस्या का समाधान करेंगे। फिर उसका क्रियान्वयन किस तरीके से करेंगे योजनाबद्ध तरीके से। फिर उसका मूल्यांकन करेंगे कि हमारी समस्या का समाधान पूर्ण रूप से हो गया है कि नहीं हो गया है। तो ये समस्या समाधान चक्र है, तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहले समस्या का समाधान और योजना, फिर क्रियान्वयन, फिर मूल्यांकन। अब इसके बाद आगे हम समझते हैं चरण फर्स्ट में क्या चीजें होती हैं। तो समस्या को पहचानना, शिक्षार्थियों के लिए समस्या को समझना और उसे परिभाषित करना। इसमें असंगत जानकारी से संगत जानकारी अलग करना शामिल है ना। जो संगत है उसको हटा देंगे, जो संगत है हमारे लिए जरूरी है वो हम रखे रहेंगे। समस्या समाधान विधि की योजना और नमूना, जो मैंने बताया कि किस तरीके से अब इसको समाधान करेंगे, इसका समाधान करेंगे, उसकी योजना बनाएंगे हम। तो अन्वेषणात्मक अथवा सादृश्यता आधारित प्रक्रिया का चयन करना और समस्या को क्या करते हैं, छोटे छोटे चरण में बांट लेते हैं। अब देखिए चरण तीसरे में क्या होता है, योजना का क्रियान्वयन करते हैं। तो जो योजना का क्रियान्वयन करते हैं वो 4 तरीकों से हम करते हैं। कैसे? दत्त संकलन। दत्त संकलन में होता क्या है, अवलोकन, मापन, प्रयोग, प्रश्नावली आदि से हम क्या करते हैं, आंकड़े जुटाते हैं। फिर इसके बाद उन आंकड़ों की व्यवस्था करते हैं। आंकड़ों का वर्गीकरण, क्रमानुसार लगाना, तुलना करना, ग्राफ में बनाना, चार्ट आदि में व्यवस्थित करना। इसके बाद उन आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। तो उचित सांख्यिकी तकनीक से निष्कर्ष निकालते हैं। समाधान विचारों की रचना, मतलब निर्णय लेना, निष्कर्ष और सार निकालना। फिर जब मूल्यांकन होगा तो समाधान की जांच करेंगे और नई परिस्थिति में हल करके इसको लागू करेंगे। तब इसकी सार्थकता और वैधता के बारे में पता चलेगा कि हमारी समस्या समाधान जो हमने किया है, जिस विधि से हमने किया है, वो किस हद तक सही है। तो ये था साथियों समस्या समाधान। उम्मीद है ये चीज सभी को समझ में आई होगी। इसके बाद एक चीज और है, जांच पड़ताल प्रणाली क्या है, ये भी अपन को देखना है। जांच पड़ताल प्रणाली, तो इसे देखते हैं। विज्ञान और अन्य विषयों में शिक्षार्थी पूछताछ और प्राकृतिक तरीकों से नए ज्ञान की रचना करते हैं। ठीक है ना। यह रूढ़िवादी कच्चा कच्च के औपचारिकतावाद पर प्रश्न उठाती है। तो अब जो ये जांच पड़ताल प्रणाली है, इंक्वायरी मेथड जिसे हम कहते हैं, तो इसमें जो 4 कौशल होते हैं वो कौन कौन से, अवलोकन, प्रश्न करना, मापन और योजना बनाना। ठीक है ना। ये आपको याद रखना है कि जांच पड़ताल प्रणाली क्या है, इसमें कौशल कौन कौन से, छानबीन विधि में अवलोकन, प्रश्न करना, मापन और योजना बनाना। इसके बाद अगला है व्याख्या और विश्लेषण, लास्ट में संप्रेषण और संवाद। तो इस तरीके से
ये जो चरण हैं, ठीक है ना, सभी चरण हो गए किसके, छानबीन विधि में, या इसे हम कौशल कहते हैं। जो छानबीन विधि में कौशल होते हैं, ये क्या है, अवलोकन, प्रश्न करना, मापन, योजना बनाना, व्याख्या, विश्लेषण और संप्रेषण या संवाद जिसे हम कहते हैं। ये चरण आपको याद रखने हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से। अधिगम के महत्वपूर्ण उदाहरण या प्रतिमान, ठीक है। तो सबसे पहले ज्ञानात्मक प्रतिमान है, और जो ज्ञानात्मक प्रतिमान होता है, गणित की कठिन समस्याओं को सुलझाना, कविता या कहानी की रचना करना, पहेलियों को बूझना और तर्क करना। फिर इसके बाद आनुभाविक अधिगम, ठीक है। तो ये क्या होता है, त्रिभुजों के 3 कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। विद्यार्थी इस सिद्धांत को त्रिभुज बनाकर और मापकर बेहतर सीखता है। तो ये होता है अनुभव के आधार पर सीखना। प्रतिबिंब या मानचित्र निरूपण, तो इसे प्रतिछाया भी कहते हैं, और किसी वस्तु या स्थान का हमारे मस्तिष्क में बनने वाला प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी हम सीख लेते हैं। अन्वेषण एवं समस्या समाधान, जब बालक अचानक आई समस्याओं को सुलझा लेता है, जैसे पियाजे का अदृश्य प्रतिस्थापन सिद्धांत, ठीक है। इसमें क्या था, छुपे हुए खिलौनों को ढूंढ निकालना। पियाजे ने बच्चों से क्या किया, करवाया था, छुपे हुए बच्चे और छुपे हुए खिलौने को खोज करने के लिए कहा था। तो अन्वेषण एवं समस्या समाधान, ये क्या थे, अधिगम के महत्वपूर्ण उदाहरण या प्रतिमान थे। तो साथियों, इस तरीके से हमने इस वीडियो में 4-5 जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो समझने का प्रयास किया, और ये जो टॉपिक थे ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बाल विकास में। यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहते हैं, तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना है, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें भी आपके लिए इस प्रकार के वीडियो बनाने का मोटिवेशन प्राप्त होता रहे। और सभी लोगों से एक विशेष निवेदन रहेगा कि अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से करते रहिए, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा अंक आ सकें। और कमेंट के माध्यम से हमें एक चीज़ और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, क्या कमियां हैं, ताकि हम अगले वीडियो में आपके लिए वो सुधार कर सकें। और अगर आपको कोई समस्या है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।